गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुख और दुख पे पहले ही वीडियो हम बना चुके हैं। आज उसी वीडियो में कुछ और ऐडअप कर रहे हैं, उसी टॉपिक में हम कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ सुविधा। सुख और सुविधा, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, इंसान जो है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि हम में दो एंटिटीज़ है, एक तो हम शरीर भी हैं और एक तो हम आत्मा भी हैं। अब आप कहेंगे शरीर और आत्मा ये अलग अलग नहीं है। बहुत जने इस कंसेप्ट को नहीं मानते, आत्मा के कंसेप्ट को नहीं मानते। एक्चुअली ये चीज़ हम बोलते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में हम चीज़ों का यूज़ करते हैं, पर हम अवेयर ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। हमेशा हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये पेंसिल है, तो मैं कहूँगी कि ये पेंसिल मेरी है। जब मैंने कहा कि ये मेरी पेंसिल है, मतलब मैं अलग हूँ, ये पेंसिल अलग है। अगर मैंने कहा कि ये मेरा पेन है, मतलब मैं अलग हूँ और ये पेन अलग है। वैसे ही अगर मेरे सर में दर्द है तो मैं क्या कहती हूँ? मेरे सर में दर्द है। मेरे में दर्द है क्या? नहीं, मतलब मैं अलग, सर अलग। फीवर होता है हमको, पूरी बॉडी पेन करती है, तो हम क्या कहते हैं? मेरी बॉडी में पेन है। मतलब मैं अलग और बॉडी अलग। तो ये जो मैं है ना, ये है आत्मा। हम समझते हैं इसे। जब हम कहते हैं कि मेरी बॉडी में पेन है, मुझ में पेन है बोलते हैं क्या? नहीं, हम कहते हैं मेरी बॉडी में पेन है। मतलब हम रियलाइज़ करते हैं कि मैं अलग और शरीर अलग, बस इसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब जब शरीर अलग और आत्मा अलग, तो दोनों की नीड्स भी अलग। शरीर के जो नीड्स हैं, हम कहते हैं उन्हें सुविधा, और आत्मा के जो नीड्स हैं उन्हें कहते हैं हम सुख। अब किसी एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी अगर हम ट्रैक करें कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो कैसे जीते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ देयर लाइफ, तब हमें रियलाइज़ होगा कि हम शरीर भाव में जी रहे हैं या आत्म भाव में जी रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बच्चा, वो खुशियाँ कहाँ ढूंढता है? खिलौनों में ढूंढता है। उसे जितने खिलौने ले दो वो उतना ज़्यादा खुश होता है। तो उसे लगता है खिलौने मतलब, टॉयज़ मतलब हैप्पीनेस। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे लगता है खुश होना मतलब क्या है? होटल में खाना खाना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ये खुशियाँ हैं, ये सुख है। थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि कैरियर इम्पॉर्टेंट है, तो वो अच्छा पढ़ने लगते हैं, डिग्री लेते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो उन्हें लगता है सुख या खुशियाँ, हैप्पीनेस मतलब क्या? अच्छे मार्क्स लाना, दे आर हैप्पी। अच्छे मार्क्स लाने के बाद जॉब अच्छी चाहिए, तो उन्हें लगता है अच्छी जॉब मिल गई मतलब खुश, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, यही एक प्रॉब्लम है। वो होने के बाद उन्हें लगता है कि अब जॉब है, सब है, शादी, कंपैटिबल पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर। तो एक अच्छा पार्टनर मिलना मतलब खुशियाँ, हैप्पीनेस, सुख, लाइफ इज़ कंप्लीट, ऐसा लगता है। ये स्टेप क्रॉस करने के बाद उन्हें लगता है कि अच्छा घर होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, मतलब उनकी खुशियाँ भी क्या है? उनका सुख मतलब क्या है? घर, बच्चे। थोड़े दिनों बाद उन्हें लगता है कि अब तो सब सेटल हो गया। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि सोसाइटी में भी लोग हमें अच्छा समझें, तो उन्हें लगता है कि हाँ, सोसाइटी में नाम कमाना, सब हमें अच्छा कहना, ये सुख है। बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चे अब अच्छा कुछ करें, बच्चे सेटल हो जाए, ये सुख है। बूढ़े होने के बाद उन्हें लगता है कि अब सब तो कर लिया, अब खुशियाँ किस में ढूंढने जाते हैं? वो अब बच्चों में खुशियाँ ढूंढने जाते हैं। पर बच्चे तो अपनी खुशी किसी और जगह ढूंढ रहे हैं। तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये जो हम चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे थे, ये जो हम दूसरी जगहों पे खुशियाँ ढूंढ रहे थे, ये खुशियाँ नहीं, ये सब सुविधाएं हैं, ये कंफर्ट्स हैं। तो कंफर्ट ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। कंफर्ट ज़रूरी है शरीर भाव के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए। सुख आत्मा भाव है, ये आत्मा की फीलिंग है, इनर सेंस ऑफ पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, लव, ट्रस्ट, इस पर डिपेंड करती है। मेंटल सेटिस्फैक्शन, ये सब सुख है।
अब कैसे जानेंगे सुविधा क्या है और सुख क्या है? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप एक शादी पे जाते हो, बहुत अच्छे होटल में उनका अरेंजमेंट किया हुआ है, बहुत अच्छा खाना है, बेस्ट में बेस्ट खाना, दूल्हा दुल्हन भी बहुत अच्छे हैं, एकदम हाई फाई पार्टी, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। आप भी खुश हो जाते हो पहले कि अरे इतने बड़ी पार्टी में, इतने बड़ी शादी में हमें बुलाया है। आप वहाँ जाते हो, बहुत अच्छा खाना है, सब एंजॉय करते हो, पर थोड़ी देर से आप रियलाइज़ करते हो कि आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज़ इग्नोरिंग यू। जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, पता नहीं क्यों आज आपको सब इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तब वो खाना भी आपको टेस्टलेस लगता है, आप एंजॉय नहीं कर पाते हो, आप दुखी हो जाते हो। आप घर आते हो और बहुत ही सैड और अपसेट रहते हो काफ़ी दिनों तक, जब तक आपको रीज़न नहीं पता चला क्यों मेरे से बात नहीं की। तो वो दुख देता है आपको। इतना अच्छा खाना, इतना एसी हॉल, इतने बड़े लोग, फिर भी उसमें आपको खुशियाँ नहीं मिली। आपको दुख था कि किसी ने मुझसे हंस के बात नहीं की। सेकेंड एग्ज़ाम्पल, आपको किसी और शादी में जाना पड़ता है। ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, ओके मिडिल क्लास टाइप। खाना इतना अच्छा नहीं है, लिमिटेड डिशेस हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट डिशेस नहीं हैं, तो लिमिटेड डिशेस है, अच्छा है खाना। पर लोग वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, सब आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हंसी मजाक करना, प्यार से बात करना, दिन भर आप बहुत ही अच्छा टाइम उन लोगों के बीच में स्पेंड करते हो। तो इस शादी से जब आप रिटर्न आते हो, भले ही वहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट नहीं था रहने खाने का, ओके अरेंजमेंट था, पर आप बहुत ही सेटिस्फाइड होके आते हैं और काफ़ी दिनों तक वो स्टेट ऑफ माइंड आपका बना रहता है। जब भी आप उस शादी की सोचते हो तो एक कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाते हो, एक इनर पीस, सुख मिलता है आपको। तो क्या फ़र्क था दोनों ही केसेस में? पहले केस में हम खाना या हॉल, ये सब सुविधाएं हैं, हमारे शरीर भाव की चीज़ें हैं। सेकेंड शादी में जो आपने एक्सपीरियंस किया था वो था आत्म भाव, इनर पीस, इनर हैप्पीनेस था, जो कि एवरलास्टिंग है। तो क्या सुविधाएं गलत हैं, अच्छा खाना गलत है? एक्चुअली सुविधाएं गलत नहीं हैं, पर उस पर डिपेंड हो जाना सुख के लिए कि वो चीज़ मिले तो मैं सुखी हूँ, ये एटीट्यूड गलत है। अब ये क्यों गलत है? क्यों शरीर भाव का सुख परमानेंट नहीं हो सकता? एक पर्सनल एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ यहाँ पे कि सुविधा गलत क्यों है, या सुविधा के ऊपर डिपेंड होना ये कहाँ गलत है। मुझे बहुत दिनों तक साइनस का प्रॉब्लम था, तो मैं जब रात को सोने जाती थी तो सिर बहुत दर्द करता था। तो मेरे हस्बैंड से मैं हमेशा बोलती थी कि ऐसे ना सिर मेरा थोड़ा दबा दिया करो, और जैसे ही वो ऐसे सिर दबाते थे तो मैं एकदम रिलैक्स हो जाती थी और मुझे नींद आ जाती थी। काफ़ी सालों बाद मेरा साइनस का प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गया, पर अब वो रोज़ आदत थी, मुझे ऐसे ऐसे सिर ऐसे ऐसे करते तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती, रिलैक्स हो जाती। तो अब जब साइनस नहीं रहा, सर दर्द नहीं रहा, अब जब वो ऐसे करते हैं ना तो मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पाती, मैं इरिटेट हो जाती थी कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, एकदम ऐसे हो जाता था। तो क्यों? पहले तो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता था, पर वो खुशी, वो रिलैक्सेशन मेरा डिपेंड था पेन कितना है। जब पेन नहीं रहा तो उस चीज़ में मुझे खुशी या रिलैक्सेशन नहीं मिली। जब हमें बहुत भूख लगती है तब खाना अच्छा लगता है, हम पेट भर के खा लेते हैं। पेट भर खाने के बाद वापस खाना अच्छा लगता है क्या? नहीं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने भूखे हैं। मतलब सुविधा इज़ अ पेन किलर, इट्स नॉट हैप्पीनेस। अगर हमें सुविधाओं से खुशी चाहिए तो पहले हमें उतना पेन सहना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत गर्मी हो रही है, तब एसी में जाती है आपको इतनी शांति लगती है, आपको लगता है एसी का सुख तो होना ही चाहिए। पर अगर हम शिमला जाएं तो वही एसी हमें सुख देगी क्या? नहीं सुख देगी। तो एसी का सुख अगर हमें भोगना है तो हमें उतनी गर्मी लगनी चाहिए, हमें उतना डिस्कम्फर्ट लगना चाहिए। हाँ चलो पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तब एसी का हमें सुख मिलेगा। तो सुविधाएं जो हैं वो हमें सुख तभी देती हैं जब हम तकलीफ़ में होते हैं।
तो सुविधाओं के पीछे भागना और उनसे सुख लेने का इनडायरेक्ट मतलब होता है कि पहले हम पेन में रहें, पहले हम डिस्कम्फर्ट में रहें, एंड देन सुविधा विल एक्ट लाइक अ पेन किलर। अगर आप कहते हैं इसमें क्या गलत है, पेन किलर तो पेन किलर। इसका मतलब जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, दैट मीन्स वो सुख होना चाहिए क्योंकि उसने अपने शरीर की तकलीफ ठीक की। तो वेन एवर यू आर सिक बी हैप्पी। क्यों? डॉक्टर से जाएंगे, दवाई लाएंगे, ठीक हो जाएंगे, सुख मिल गया आपको, खुशी मिल गई आपको। 4 दिन एडमिट हुए और ज़्यादा सुख, 1 महीना एडमिट होना पड़ा और ज़्यादा सुख। ऐसा इक्वेशन नहीं चलता। तो इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, पर हम ये अवेयर ही नहीं हैं कि हमें एसी का सुख तभी महसूस होता है जब हम गर्मी से तड़प रहे हों। तो क्या करें? कमाएं नहीं, अच्छी पढ़ाई ना करें, घर ना खरीदें, कार ना खरीदें, बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्या करें? अच्छा खाना ना खाएं, एसी में ना बैठें, ये सब ज़रूरी है। पर सिर्फ इस अवेयरनेस से कि हम 2 एंटिटीज़ हैं, शरीर भाव और आत्मा भाव। ये सारे चीज़ें, ये सारी सुविधाएं आपके शरीर भाव के लिए हैं, वो भी ज़रूरी है। इट इज़ नीडेड। खाली पेट रहने से कुछ सुख नहीं मिलेगा। तो शरीर भाव का जैसे हम ध्यान रखते हैं, शरीर का हम ध्यान रखते हैं, जैसे हमारे घर में आईना है, मिरर है, मिरर में हम देखते हैं अपने आप को, इस तरह से हम शरीर को देखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। वैसे ही हमें आत्म भाव को भी इम्पोर्टेंस देना है। अगर हम सिर्फ शरीर भाव के पीछे जाएंगे और सोचेंगे कि यही फाइनल एम ऑफ लाइफ है, तो हमारी लाइफ इम्बैलेंस्ड हो जाएगी, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ कमी लगेगी। तो ये कमी क्या है? ये कमी इसलिए है क्योंकि हमने आत्म भाव को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमने सिर्फ शरीर भाव को इम्पोर्टेंस दिया। जैसे शरीर का ध्यान रखने के लिए हम लोग मिरर देखते हैं, आईना देखते हैं, वैसे ही आत्म भाव के लिए हमें आत्मा के करीब जाना पड़ेगा, आत्मा को पहचानना पड़ेगा। अब आत्मा कहाँ है? आत्मा तो हमारे अंदर है। मतलब अगर हमें आत्मा को जानना है, अगर हमें अपने आत्मा के करीब जाना है, तो हमें अकेले बैठना पड़ेगा, शांत बैठना पड़ेगा, तो ही हम अंदर के आत्मा से करीब हो पाएंगे, अंदर की आत्मा से कनेक्ट हो पाएंगे। उसे क्या चाहिए ये आपको पता चलेगा। और जब हम उसका ध्यान रखेंगे, उसे जो चाहिए वो देंगे, तो वो जो सुख होता है वो रियल हैप्पीनेस होता है, क्योंकि वो किसी भी सुविधा पे डिपेंड नहीं करता, वो आपका इनर पीस है। अगर हम अंदर से ही सुखी हैं तो बाहर की कोई भी सुविधाएं हमें दुखी नहीं कर सकती, स्लाइट डिस्कम्फर्ट कर सकती हैं। हाँ चलो गर्मी है, हाँ पसीना आ रहा है, गर्मी है, डिस्कम्फर्ट इज़ डिफरेंट, और बहुत ज़्यादा हाइपर दुखी होना इज़ डिफरेंट। तो ये दोनों चीज़ों में हमें बैलेंस्ड रखना है, शरीर भाव और आत्मा भाव। आत्मा भाव बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा? शांत बैठ के आत्मा के करीब जाना, ये होता है मेडिटेशन से। जब हम मेडिटेशन करते हैं, फोकस करते हैं हमारे इनर सेल्फ पे, तो स्टेप बाय स्टेप हम अपनी आत्मा के करीब होते जाते हैं। ये 1 डे जर्नी या 2 दिन किया चलो मैं आत्मा भाव बढ़ गया, ऐसे नहीं होगा। जब वो होगा तब आपको फ़र्क पता चलेगा, हाँ पहले आप कैसे थे और आज आप कितने रिलैक्स्ड हो, आज आप कितने शांत हो। तो शांत क्यों हो? दुनिया बदल गई। रिलैक्स क्यों हो? दुनिया बदल गई। दुनिया वही है, हम बदल गए, हमारा आत्मा भाव बढ़ गया है। हमारे ऋषि मुनि क्यों पहाड़ों पे जाके तपस्या करते, मेडिटेशन करते थे? क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें भी ये पता था कि इन सब चीज़ों से हमें आत्मा भाव, आत्म सुख, इंटरनल पीस ये मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब हमारी कनेक्टिविटी आत्मा है, आत्मा की कनेक्टिविटी जब परमात्मा से होगी, तब वो परमानेंट स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन आता है। अब तो बहुत इजी हो गया, हमें जंगलों में या पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब घर में ही बैठ के गुरु सानिध्य में किसी को गुरु मान के अगर आप मेडिटेशन करते हैं, जीवंत गुरु का इसमें होना बहुत ज़रूरी है कनेक्टिविटी के लिए।
अगर किसी जीवंत गुरु को मान के आप मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी कनेक्टिविटी, आपके आत्मा की कनेक्टिविटी परमात्मा से होने लगेगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप खुद ही अपने आप में चेंजेस रियलाइज़ करोगे। 45 डेज़ अगर आप कंटिन्यूस करते हैं तो आपको कोई ना कोई अनुभूति ऐसी ज़रूर होगी कि आपको पता चलेगा कि आपकी कनेक्टिविटी परमात्मा से हो रही है। समर्पण मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ अनुभूति पे बेस्ड है। अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस। वो परमात्मा, वो डिवाइन पावर, वो सुपर पावर आपको अपना एग्जिस्टेंस 45 डेज़ में ज़रूर फील कराएगा। आपको सिर्फ अवेयर रहना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 45 डेज़ अगर आप सुबह शाम मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको उनका प्रेजेंस, परमात्मा का प्रेजेंस कहीं ना कहीं फील ना हो, कि वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप ये रियलाइज़ ना करें। आप सबको ये कनेक्टिविटी मिले, आप सब मेडिटेशन से जुड़े। समर्पण मेडिटेशन का रास्ता बहुत इजी है। बस किसी एक को समर्पण करके मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।